नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके रीड सेकंड लेवल के जो मैथ्स के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। आपकी ये टेस्ट सीरीज आज हमारा पेपर नंबर 5वें के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चंस की जो कंडीशंस है वो किस प्रकार से मैंने ली गई है, ये सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में सिलेबस के अनुसार मैंने लिए हैं दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बैठे घर बैठे जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि आपको इस प्रकार से इसके वैल्यू डिफाइन करना। क्या करना है इसकी वैल्यू, ये आपको सवाल दिया हुआ है इस प्रकार से, ये आपको सवाल दिया हुआ है इस प्रकार से, इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। क्या वैल्यू, इसको वर्गमूल के वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर हमारे पास 0.04 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 1.44 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है दोस्तों 1.69 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 0.0009 दे रखा है की वैल्यू अपने डिफाइन करना। हम जानते हैं कि वर्गमूल में दो के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं दोस्तों, दो के जोड़े बनते हैं, ये ध्यान रखें। तो यहां पर हम देखें तो सबसे पहले 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, अर्थात 0.2। यहां पर देखो देखो 144 का वर्गमूल 12 का, 2 संख्या के बाद में एक संख्या। देखो 169 कितना होता है आपका, 13 का 1.3। यहां पर देखिए दो के जोड़े बनेंगे तो 0.0 क्या आएगा, 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है आपका। अब देखो 0.2 है, 1.2 है, 1.3 है और 0.03। यहां से 3 हो गया, कितना गया, 7 आ गया, पॉइंट आ गया 2, अर्थात जो आंसर बनेगा हम सभी को जोड़ते 2.73 हो। कितना होगा दोस्तों, 2.73 होगा। अब देखिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, डी में। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए रिट फर्स्ट लेवल वाले बच्चे भी जो भी घर बैठे तैयारी करें उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं दोस्तों। ये मेरे सेकंड लेवल की जो टेस्ट सीरीज है, इसी आधार पर मैं फर्स्ट लेवल की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लाने वाला हूं, ताकि जो भी बच्चे फर्स्ट लेवल के घर बैठे तैयारी उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए दोस्तों, अब इसी प्रकार से मैंने तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन में आपको दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 2। निम्नलिखित में से कौन सा 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या है। मध्य की बात करें, मध्य औसत, तो मध्य का मतलब औसत 1/4 और राशियों का 1/, क्या होता है दोस्तों, राशियों की संख्या। तो मध्य की परिमेय संख्या निकाले, मध्य की, मध्य मतलब बीच वाली अर्थात औसत। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 था 1 प्लस 2 का भाग कितने बार, 2 बार 2। ठीक है, ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी, तो हमारे पास 3/, कितना बनता है, 8। तो हमारे पास जो बनेगा वो कितना होगा दोस्तों, 3/8 होगा, अर्थात डी ऑप्शन में आपको दे रखा। अर्थात कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, 3/8 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 3/, क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों, हमारे पास ए वाला आ गया क्वेश्चन की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। 32 का वर्गमूल है और 206 इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालना है आपको। किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों, ये आपके यहाँ पर 4 घात के रूप में ऐसा सवाल ऐसे लिखा हुआ, ये आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें, ये पूरा सवाल ऐसे है। फिर यहां पर आपको रूट में दे रखा है 24। अब इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करिए। तो सबसे पहले हम देखें, देखो यहां पर 4 है, 32 हो गया, प्लस ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, 49। किसका वर्गमूल है दोस्तों, 49 का वर्गमूल है। देखिए किसका वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल है आपका। किसका वर्गमूल है दोस्तों, 49 का वर्गमूल है आपका। ठीक है, अब देखिए साहब 49 का जो वर्गमूल है इसके अकॉर्डिंग है। अब यहां से देखो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 81 हो गया।
यहाँ पर 4। अब देखो जितनी यहाँ पर घात लिखी होती है इसकी गोदी में बेटा होता है। अगर 3 है तो घनमूल है, 4 है तो चतुर्मूल है, 5 है तो पंचमूल है। अर्थात 4 दे रखी है तो 4 होने के बजाय कितने के जोड़े बनेंगे? 4 4 के जोड़े। तो हम इसका वर्गमूल के घन को जोड़े बनाते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी? तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आंसर जो आएगा कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। क्या किया आपने? सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाला, कितना है? 49। 49 इसको जोड़ दिया तो 81। 81 के फैक्टर्स किए तो इसके अकॉर्डिंग 4 4 के जोड़े बनेंगे तो कितना आएगा? 4 के जोड़े में से 3 बार आएगा। इसलिए आंसर कितना होगा दोस्तों? आपके पास 3 होगा, क्योंकि ये चतुर्मूल दे रखा है आपको। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का क्या निकालना है? वैल्यू डिफाइन करनी है। ये व्यंजक आपको दे रखा है। अब किस प्रकार से सवाल दे रखा है देखो दोस्तों, मैं आपको पूरा बता देता हूं। यहाँ पर ये सवाल इस प्रकार से, ये आपको सवाल दे रखा है, ये सवाल था आपका। अब देखो यहाँ पर जो गोदी में 3 है तो घनमूल है, अगर वर्गमूल कुछ नहीं देगा तो वर्गमूल है। घनमूल और वर्गमूल के बारे में आपसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो कितना आ गया? 21। ये किसका घनमूल है दोस्तों? 15 का। 225 किसका होता है वर्गमूल? 15 का। ये किसका? 13 का। यहाँ पर भी 13। अब देखो ये किसका घनमूल है? 21 का। ये ध्यान रखें, 21 इंटू 21 इंटू 21 करोगे तो कितना आता है दोस्तों? 9261। तो देखिए यहां से तो इससे तो कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा। तो हमारा जो आंसर बनता है दोस्तों वो क्या होगा? फल होगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 होगा। अर्थात इसका जो डी ऑप्शन आपको एग्जाम। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग, अगर आपके को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई सवाल के अंदर किसी भी प्रकार की कंडीशन के अंदर को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस टॉपिक में से और ज्यादा सवाल ले, हमारी इस प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो सभी समस्याओं का आपका हल किया जाएगा। दोस्तों आपके घर बैठे जो तैयारी करें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा निःशुल्क है, टोटल जो मैटर है वो सिलेबस हम निःशुल्क करवा रहे हैं, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। बस आपको इतना सा करना है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों बच्चों को शेयर कीजिए, बस इतना ही आपसे चाहिए मुझे, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक सवाल आपको इस प्रकार से दिया है, इसके फैक्टर आपको निकालना है। देखो इस सवाल ऐसे नहीं दे रखा, यहाँ 6 घात है, यहाँ पर एक गलत टाइपिंग मिस्टेक गलत हो रही है, ठीक है। ये देखिए आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखिए साहब ये आपके सवाल इसमें घात के रूप में ही, अर्थात मैं पूरा लिख देता हूं 3375। एक्स की घात कितनी है? 6 प्लस 926 की घात वाई की घात कितनी है दोस्तों? 6 का गुणनखंड आपको निकालना, का गुणनखंड आपको निकालना है। अब देखो ये गुणनखंड किसके किसके होंगे? अब देखो ये गुणनखंड किसके किसके होंगे, ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों यहां से हम देखें तो अगर हम इसको 15 का क्या कर दे स्क्वायर, 15 का क्यूब कर दे, इसको 15 का क्या कर दे दोस्तों? क्यूब कर देते हैं तो हमारे पास होगा, और x की घात 6, ये आपके पास 21 का कितना हो गया? क्यूब हो गया, y की घात 6। अब यहां से हम देखें तो इसको क्या 15 x स्क्वायर की घात कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ 21 और y स्क्वायर की घात कितनी होगी? 3। अर्थात हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा? ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे सर्व समीकरण बोलते हैं दोस्तों। इस फॉर्म में हम जमा लेते हैं इसको, तो देखो पहले इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 15 एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा, पहले ए प्लस बी, इसको जमा लेते क्या? ए प्लस बी, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 21 वाई स्क्वायर, ये तो आपके पास हो गया। अब ये कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये देखो, आप तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो गलत हो गया।
इसमें माइनस आ रहा है, ये भी गलत हो गया, 2 में आ रहा है। अब देखो सब आगे चलते हैं सब। ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होगा, एक्स की घात 4 होगा, माइनस माइनस ए बी इन दोनों को गुणा कर लीजिए, इन दोनों को हम गुणा कर ले तो माइनस का ए बी होगा 15 315, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर 441 वाई की घात 4। अब ये गुणनखंड इसका बनता है, ये गुणनखंड इसका बनता है दोस्तों। तो हमारे पास जो कंडीशंस देखे उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग क्या स्थिति आपके पास दे। तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। इसके साथ 15 एक्स स्क्वायर हो गया, 21 वाई स्क्वायर हो गया, 225 की घात 4 हो गया, माइनस 315 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 441 वाई स्क्वायर। ये कंडीशंस हमारे पास बन जाती है। ठीक है, ये कंडीशंस हमारे पास बन जाती है। अर्थात इसका जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा। इस प्रकार के हमारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला सर्वसमीकाई जरूर लिखे दोस्तों, ये बहुत काम किया। आपके हर बार एक सवाल इससे पूछा जा रहा है रेगुलर, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट चले, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 5। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको इस प्रकार से देगा सेम, देखो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है। ये भी 5.3 का क्यूब हो गया माइनस 0.6, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अपोन में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 5.4 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 2.16 प्लस 0.7। अब देखिए दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तो 5.4 का क्या कर देगा? क्यूब दे रखा है, प्लस सॉरी माइनस आपको दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो 0.4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ये बनेगा। यहाँ पर 5.4 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्लस ए बी होगा, ए बी का मतलब यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 5.4 इंटू कितना होगा? 0.4, ये गुणा होके हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है प्लस 0.4 का क्या कर देगा? स्क्वायर। ये सारी चीजें हमारे ये इस तरह। तो यहां से हम देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है आपके पास, मैंने भी जस्ट बताया, ये माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी होगा प्लस बी स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम देखें तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है? ए माइनस बी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस क्या हो रहा है दोस्तों? बी स्क्वायर हो रहा है। यहां से हम देखें तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखो ये वाला पैटर्न ये वाला ही दे रखा है, इससे ये पद कैंसिल हो जाएगा आपके पास, इससे ये पद कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए का मान। अब ए बराबर तो हमारे पास दे रखा है कितना दोस्तों? 5.4, और बी बराबर हमारे पास दे रखा है कितना? 0.4, ये आपको दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करें? ए माइनस बी, इसकी वैल्यू निकाले तो कितना होगा? 5.4 होगा माइनस 0.4, अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा? 5। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा? 5। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जिट है राइट। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? एग्जिट है। तो देखिए दोस्तों मैं बार बार में कह रहा हूं कि सर्वसमीका से हमेशा सवाल आ रहा है। आप लोगों को सर्वसमीका को हल करते समय विशेष कर ध्यान रखें किस पैटर्न पे आपसे सवाल पूछा गया, किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है बार बार में, उन्हीं सवालों पे ज्यादा फोकस करना आपको, ताकि आपके कोई सवाल गलत ना हो सके। तो देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, और आज के टाइम पे जो पैटर्न हुआ था, लास्ट बार जो पेपर रहा आपका वो इसी पैटर्न पर था। कैलकुलेशन ज्यादा दी गई थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 7। यदि ए बी बराबर 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 29 हो तो देखो बहुत सिंपल है, ये भी सर्वसमीका का सवाल है। तो सर्वसमीका में ज्यादा फोकस इसलिए किया है, अब किसी टॉपिक में किसी को ज्यादा ले लिया किसी को कम ले लिया, एडजस्टमेंट करके सारा ये आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा। ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का ए बी का, यहाँ पर ए बी का मान कितना है? 29। तो ए बी का मान कितना रखा दोस्तों? 10। तो यहां पर कितना होगा? 29 माइनस 20 होगा, अर्थात हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। अर्थात जो हमारे पास आंसर आएगा कितना होगा? 9।
जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में आपको दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 हो और मूलों का गुणनफल -20 हो तो द्विघात समीकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला आपको क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये किससे मल्टीप्लाई, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर होगा, मूलों का योग क्या दे रखा है हमारे पास 1, ये किससे, प्लस मूलों का गुणनफल है कितना, -20। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया, माइनस का कितना हो गया 20, बराबर कितना हो गया 0। अर्थात ये समीकरण हमारे पास बन जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जिट राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा, देखिए एक कुर्सी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो 180 रुपए का लाभ होता है। तो मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का क्या निकालना, वास्तविक मूल्य। अब देखिए जब वो 5% हानि पर बेचता है और वो क्या है, देखो पहली कुर्सी और दूसरी क्या है, मेज। अब कुर्सी को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, कुर्सी को तो मान लिया एक्स, कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, एक्स। और देखो मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, भाई। अब देखो ये कह रहा है कि उसको 15% लाभ पर बेचा। अब 15% लाभ पर बेचा जाता है बटे 100। देखो कम अधिक और अंतर है, कितने अधिक लाभ प्राप्त होता है, अधिक। तो कितना, 5x, कितना प्राप्त होता है, 300। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहले। दूसरी कंडीशन देखो दोस्तों, यहां पर ये स्थिति आपको, यदि सेकंड कंडीशन है, यदि वो कुर्सी को 5% लाभ पर मेज को 5% लाभ पर, तो ये 5% वाच को माइनस 5%, तो उसको 180 रुपए। तो 180 दोनों जगह लाभ हो रहा है इसलिए प्लस आएगा, यहां पर एक जगह लाभ और एक जगह हानि हो रही इसलिए। अब देखो इन दोनों समीकरण नंबर कौन से आगे, 2। समीकरण नंबर कौन से आगे दोस्तों, 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग, क्या कर दो, इनको जोड़ने पर 1 व +2 करने पर, जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो यहां पर कितना होगा दोस्तों, हमारे 15 10 कितना होगा, 20 वाई बटे कितना आएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो गया, 20 वाई बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप लोग, 0 8 और 4 480, ये आपके पास आ जाता है। इसकी वैल्यू में निकालनी है वाई की, तो वास्तविक मूल्य पे निकालना होगा, इस अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां से क्या होगा, 0 से तो 0, 2 से कट रहा है 5 बार, इसको गुणा कर दीजिए। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 8 पंजे 40, ठीक है। और कितना हो गया, 4 पंजे कितने, 20 और 4 24। तो y की वैल्यू हमारे आगे 24, y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों है। तो मेज का वास्तविक मूल्य पूछा हमसे, मेज का ही पूछा है, तो मेज का वास्तविक मूल्य कितना होगा, और मेज क्या मान रखे दोस्तों, y। तो 2400 रुपए दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है।
मेज का वास्तविक मूल्य कितना होगा दोस्तों? 2400 का। मेज का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 2400। क्या किया एक बार फिर समझ लिया। एक कुर्सी, एक लाभ और हानि तो अंतर दे रखा था 300 रुपए का जो भी था, इस प्रकार से क्या इनका देखो। अब देखो साहब यहाँ क्रय मूल्य कितना वाई या 5x कितना हो गया? 180। दोनों को जोड़ लिया हमने तो ये कैंसिल होगा, इन दोनों को जोड़ा तो 15 और 5 20 हो गया, 20/100 हो गया बराबर 480 हो गया जोड़ने पर। 0 से 0 2 से कट रहा 5 बार गुणा कर दिया तो 2400 आ गया। अर्थात जो इसका वास्तविक मूल्य था मेज का कितना था? 2400। अगर कुर्सी का पूछता तो y को काटते x की वैल्यू निकाल लेते, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन 25% की वृद्धि हो जाती, वे में 15% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब विकास की आय देखो, सबसे पहले निकालो विकास की क्या आय कितनी है? 100। अब उसके वेतन में 80% की वृद्धि हो कर देता है, वेतन में कितनी हो जाती है? 80% की वृद्धि हो जाती है। ये चीज हमें देखो। अब देखो आएगा तो क्या है यहां पर? खर्च, वे प्लस बचत बराबर क्या होती है दोस्तों? आय। अब देखो यहां पर देखो वे कितना है? 80। बचत कितनी होगी आपकी? 20%। तो बराबर कितना गया? 100 आ गया आपके पास। अब वो कह रहा है यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितने? 100 रुपए पे कितने हो गए? 25% बटे कितना आ गया? 100 रुपए पे कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपके? 25 की। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया कितना? तो इसके कितने की वृद्धि हुई? अब वेतन तो कितना था? 15% की वृद्धि कर दी जाती है, और उसके वे में कितनी कर दी जाती है? 15% की। तो वे में वृद्धि और आय में वृद्धि आपको निकालनी। तो आय में वृद्धि तो आपको निकालने तो कितना होगा? अब तो ये तो डायरेक्ट ही निकाल लो ना, अपने साथ छोड़ो चक्कर। 125 में देखो डायरेक्ट यहां से 25 के, तो इसका तो आय में देखो कितना हो गया? 25। तो वेतन मतलब आय में। अब देखो दूसरा है वे में वृद्धि, खर्च में वृद्धि कितना था? 100 में से कितना है दोस्तों आपके पास? 15 बटे कितना है? 100 कितना है? वे खर्च में से क्या कहता है? वे में कितना था आपके पास? वे 80 है, सॉरी 80 में से निकालने। तो यहां पर हमारे पास काट देता 80 में, वे कितना था? 80। 80 में से निकाल, 80 में से कितना निकालना है? 15%। 0 से 0 को 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कटा 5, 5 दिया 15, अर्थात हमारा आएगा 12। अर्थात हमारे पास 4 दिया कितना होगा? 12। तो वे में वृद्धि कितनी होगी? 12। और आय में कितनी है दोस्तों आपके पास? पहले बचत में देखो, अब बचत कितनी आ गई हमारे पास? तो बचत क्या होगा? 25 माइनस कितना होगा? 12, अर्थात 13 की बचत हो गई। कितने की बचत हो गई दोस्तों? 13 की हमारे पास क्या हो गई? बचत हो गई। अब वह बचत में वृद्धि पूछा है। अब क्या पूछा है कि बचत की वृद्धि, बचत में वृद्धि, बचत कितनी थी? 13। टोटल वृद्धि कितने? 20 पर, इंटू कितना होगा? 100। इससे कट रहा कितनी बार? 13 पंजे कितना होगा दोस्तों? 65। 13 पंजे कितना होगा? 65। 13 पंजे कितना होगा? 65। देखो बचत में बचत का भाग दे, बचत 20 थी तो 20 का भाग दिया, ध्यान रखें 13 बटे इंटू कितना होगा आपके पास? 100। आंसर कितना आएगा? 65। कितना आएगा? 65% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखो विकास क्या है? हमने 100 माने भाई, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका वे कहता है 80 है, तो बचत कितने? 20 बराबर 100। वेतन में वृद्धि हो गई आपकी 25, तो 25 रुपए वेतन। यहाँ पर वे में सॉरी वेतन में हुई, तो ये वे खर्च में हुई, कितना? 12। तो बचत कितने की हुई दोस्तों? बचत कितने की हुई हमारे पास? बचत होगी 13 की। बचत कितने होगी? 13। बचत में वृद्धि 13 बटे 20 इंटू 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना होगा? 65%। कितना होगा दोस्तों? 65% हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना होगा? 65%। ओके नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिसमें से
42%, 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी खेलते हैं और 4% शतरंज खिलाड़ी हैं। शेष खिलाड़ी आपके हैं जो क्या नाम से क्रिकेट के। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या अब देखो, माना कि कुल 100 मान लीजिए, 100% दे रखा है तो 100 मान, 100 में से 82 तो खेलते हैं फुटबॉल, 7 खेलते हैं आपके क्या कबड्डी और 4 खेलते हैं इसको घटा दो, इन सबको जोड़ के घटाते हैं तो हमारे पास कौन सा है, क्रिकेट वाले है। तो देखो 100 माइनस कितना होगा, 7 4 11 12 13 को 3 हासिल के 1, 93 हो गया। कितना आ गया, 7%। 7% क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिकेट। 7% क्या कहते हैं, क्रिकेट। अब क्रिकेट की संख्या निकालनी, क्रिकेट की क्रिकेट के खिलाड़ी टोटल 7 बटे कितना है 100 इंटू कितना है 36, 2 जीरो से 0, 7 चंग 42, 7 ते 21, 22 23 24 25, अर्थात 252। कितनी है दोस्तों, 252 आपके पास है एग्जैक्ट आंसर। कितनी है टोटल संख्या जो 252, कितनी है 252, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ए में दे रखा है। क्या था खिलाड़ियों का, एक कॉलेज में तेरे साथ है, इसमें 42 फुटबॉल खिलाड़ी है, 7% कबड्डी के, 4% के, तो बच्चे टोटल परसेंट कितने को था 100 का, तो बच्चे कितने दोस्तों 7%। ये क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब टोटल क्रिकेट में कितने 3600 में क्रिकेट निकाले, कितना 252 लोग क्या कहे क्रिकेट। ये ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए है तो टीवी सेट का किस मूल्य पर खरीदा था, टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा था। अब टीवी सेट का मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य में निकालना है क्वेश्चन। बेचे कितने का था, कितना 12,000 इंटू, अब अंकित मूल्य पर जो छूट दे रही थी 25% की छूट दी जा रही थी, 25% की क्या दी जाए छूट, तो बचा कितना 75 बटे 100, तथा उसके बाद 15% अतिरिक्त दे गई तो कितना होगा 85, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75, 25 चौक 4 से कट रहा है 3 बार, 4 दिया 12। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों 30 इंटू हमारे पास होगा 3, 4 तिया 12, 30 भाग 25, 3 इंटू 85, यहां पर आ गया 90, 0 ठीक है 85 पे 0, 9 पंजे 45, 8 नाम 72, 72 कितना होगा 76, ये आपके पास 7,650, 7,000 कौन सा होगा 650, अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका। रामू ने एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 25% छूट के अतिरिक्त 15% और छूट दी गई, 25 मिला 100 में से 25 गया 75 बचा, फिर और 15% तो 85 बचा, 100 में से 15 गया, तो टोटल अंकित मूल्य हमारे पास ये था। क्रय मूल्य आपके पास निकालना था कि टीवी सेट का किसी खरीदा, कितने रुपए में खरीदा यह था, विक्रय मूल्य भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ 7,650, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में देखा है दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा 13। पद्मा ने 320 रुपए में 80 किलो टमाटर खरीदे, 4.50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचे, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखो खरीदे कितने 80 किलो, 80 केजी टमाटर का मूल्य कितना है 320। अब देखो 80 किलो टमाटर किसमें करे बेच दे उसने 4.50, गुणा कर दीजिए तो हमारे पास होगा, पॉइंट हटाइए यहां पर 0 लग जाएगा। कितना होगा दोस्तों 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 36 360, कितना आ गया 360 रुपए। ये तो आपका खरीदे क्रय मूल्य, ये आपका बन गया विक्रय मूल्य। अब देखो साहब
320 में 360, तो लाभ कितने का होगा दोस्तों? 40 का लाभ। क्या हो गया? लाभ हो गया। हमें निकालना है लाभ परसेंट, दोनों का डिफरेंस लाभ अपन क्रय मूल्य, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। क्या होता है दोस्तों? लाभ अपन क्रय मूल्य इनटू क्या होगा? 100 होगा। लाभ कितना था आपके पास? 40। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 320 इनटू कितना आएगा? 100। 0 से 0 4 32 हो गया। 4 से कट रहा कितनी बार? 2 बार। और 4 से कट रहा कितनी बार? 25 बार। 25 बटे कितना आ गया? 2, अर्थात 12 से 1/2%। कितना हो गया दोस्तों? 12 से 1/2% होगा, जो कि पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। कितना दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है 12.5% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। कितने का होगा दोस्तों? 12.5%। तो ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 3,000 रुपए की राशि को 6 से 1/4% इसे ध्यान रखें, 6 से 1/4% की दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों में को शामिल करते हुए अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालें। कहां से? 5 फरवरी 2005 से कहां तक? 18 अप्रैल 2005 तक। तो टोटल यहां से निकालें, फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर कितना होगा? अप्रैल होगा। अब देखो साहब, यहां तो 18 तो अप्रैल लेना, 30 मार्च हो गया आपके पास, और जून 31 मार्च, और जो फरवरी है 5 फरवरी तो निकल गए। 5 के बाद में जो बिना 5 साधारण कितना होगा? कितना होगा? 5 को भी शामिल करना है तो 24 हो जाएगी, इसको भी शामिल करना है तो 24 हो जाएगा। तो 8 5 13 को 3 हो गया, असल के 1 हो गया। चाहे कितना होगा? 3 और 3 6 1 7 73 दिन का निकालना है। अब इसका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा दोस्तों? पी का 80% होगा। इंटरेस्ट कितना था? 3,000 रुपए था। दर कितनी है आपके पास? देखो 6 से 1/4 है। 6 से 1/4, 4 चका 24 25, 25 बटे कितना आ गया? 4%। ये क्या दे रखी है? दर इधर। तो कितना होगा दोस्तों? 25/4। समय कितना दे रखा है आपको? 73 दिन दे रखा है। 365 का भाग दे दीजिए। दिन में दिया जाएगा तो 300 पैसे का, मंथ में दिया जाए तो 12 का, क्योंकि हमेशा जो साधारण ब्याज होता है उसकी कंडीशंस होती है वार्षिक। साधारण ब्याज की जो कंडीशंस होती है दोस्तों क्या होती है? वार्षिक कंडीशन। अब देखो 73 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार कटेगा। 5 से कट रहा है 5 20, 5 पंजे 25, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। अब देखो 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार? 15 बार। 15 पर कितना हो गया? 75 बटे 2, अर्थात हमारे पास 37.5 के लगभग आएगा। 37.5 या 37.5 ये आपके पास दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 37.50 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 37.50 रुपए। सबसे पहले ऐसे सवाल आने पर डेट वाले सबसे पहले दिन को शामिल, देखो यहाँ पर दोनों तिथियों को शामिल करने का कारण ये आ रहा है। अगर इनका मध्य बोलता तो 2 दिन 71 दिन ही आते थे, दोनों को मध्य बोलता, लेकिन दोनों तिथियों को क्या करना था? शामिल करना था। इसने साफ साफ लिख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अवधि के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो हमारा जो आंसर बना कितना बना दोस्तों? 37.50 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। महेश ने 8,000 रुपए की धनराशि को एक सावधि ब्याज से सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी धनराशि मिलेगी? अर्थात डायरेक्ट ए निकालना है। ए बराबर पी कोष्ठक 1 प्लस आर बटे कितना? 100। अर्थात अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो ए निकालना है दोस्तों। मूलधन कितना है? 8,000। दर आपको दे रखी कितने देर के दोस्तों? 5%। कितने समय के लिए? 2 वर्ष। तो ए बराबर 8,000 रुपए की आपकी राशि है।
100 एकम 100 100 5 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, या फिर इससे काटो, 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार 21 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से 21 बार 20 बार, ऐसा कर लीजिए आप लोग। और 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट रहा है कितनी बार 40 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार 20 बार। ए बराबर 20 इंटू 441, 21 का रख, तो ए बराबर हमारे पास 0 2 8 8 8,820 रुपये, 8,820 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार से ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था, डायरेक्ट अमाउंट निकालना था कि कितने रुपए आपको चुकाना पड़ेगा, तो 8,820 रुपये, मतलब ब्याज पूछता है तो 820 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि मूलधन कितना था दोस्तों 800 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाएगा, तो वृद्धि के पश्चात छात्रों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साहब, 3 कक्षा है, अब 3 कक्षा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 कक्षा हमने मान ली, इनका जो अनुपात है 2:3 कितना है, इनकी क्या करवा दो शादी, इनकी क्या करवा दो दोस्तों शादी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक छात्रों की संख्या कितने की वृद्धि 30 की, तो 2x + 3, यहां पर भी 3x + 30, फिर यहां पर भी कितना है 5x + 30 की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया अनुपात जो होगा, नया अनुपात होगा वो 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 क्या हो जाता है दोस्तों 7। अब देखो इनकी वैल्यू पे निकालने, x की वैल्यू में निकालने, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाले। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके वैल्यू में निकाले तो पहले 2 पद ले ले, इन दोनों को ले लेते हैं, बटे को अनुपात कहते हैं, तो 2x + 30 अपॉन 3x + 30 इक्वल 4 बटे कितना होगा दोस्तों 5, इसको इससे इसको, यहां पर आ गया 10x हो गया, प्लस 5 तिया 15 150 बराबर 4 तिया 12x हो गया, प्लस 120 हो गया आपके पास। इसको इधर हम 12x - 10x इक्वल टू, इसको 150 - 120, यहां देखिए अपन 2x बराबर कितना आ गया दोस्तों 30, अर्थात यहां से आ गया 15, x की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों 15, x की वैल्यू कितने आ गए 15 आ गए। हमसे कहा वृद्धि के बाद में छात्रों की संख्या बताइए, वृद्धि के बाद में छात्रों की क्या निकालनी दोस्तों संख्या, कि वृद्धि के बाद में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। अब देखो वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या, वृद्धि के बाद कौन सी संख्या निकालनी, छात्रों की संख्या। अब देखो दोस्तों 2 इंटू एक्स का मान कितना रखा 15 प्लस 30, ठीक है, यहां सबको जोड़ दो, 3 इंटू 15 प्लस 30 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 30, देखो 15 2 30, 30 60 हो गया, 15 3 45 कितना हो गया 30 75, 15 के 75 30 कितना होगा 105, सभी को हम जोड़े 5 5 10 हासिल के कितना हो गया 7 1 8 8 कितना हो गया आपके पास 14, हासिल के कितना हो गया आपके पास 1 2, अर्थात टोटल वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या कितनी होगी 240, कितनी होगी दोस्तों 240 होगी, कितनी होगी 240 होगी। 3 कक्षाओं में छात्रों की जो संख्या का अनुपात आपको दे रखा था, इसको इस प्रकार से लिखे निकालना, 2 पद ले लिया गया उनको, तो इसके वैल्यू करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 240, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा। एक समद्वि बहु त्रिभुज, समद्वि बहु त्रिभुज की भुजा एबीसी में AB और AC कोमा XY
पैरेलल है BC ओ, तो कोण ए की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 30 डिग्री है, तो कोण ए की वैल्यू आपको दे 30 डिग्री। देखिए साहब एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे पास, ये ए है, ये बी है, एक हमने कहा एक्स वाई, ये पैरेलल एक्स, इसके पैरेलल है, कोण ए का मान दे रखा है 30 डिग्री, कोण ए का मान क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कोण बी एक्स वाई की वैल्यू में निकालने, कोण बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, अर्थात ये वाली हमें एक्स वाई, ये वाली वैल्यू में डिफाइन करना, इसकी वैल्यू में निकालनी होगी। तो देखिए साहब ये पैरेलल है तो समान भुजाओं के पास, ऊपर का 30 है तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो वैल्यू में निकालनी होगी कि क्या आंसर हमारा बन जाए, ताकि हमारे पास जो इसका आंसर है आ जाए। अब सबसे पहले तो हम देखें इसका आंसर किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखें। ये 30 है तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 130, 150 को 75 डिग्री, ये भी कितना होगा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है 75 होगा, तो हमारे पास एक सरल रेखा 180 का बनाते हैं तो कितना आएगा 105 डिग्री, कितना आएगा दोस्तों 105 डिग्री का आएगा, कितना आएगा दोस्तों 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। कितना आता है 105 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, डी में दे रखा। क्या करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक समद्विबाहु की एक भुजा का एक कोण का मान दे रखा है, दोनों को कोण का बराबर होते हैं, समद्विबाहु, ये पैरेलल है तो ए भी बराबर ऐसी दे रखा है आपको। तो यहाँ पर देखो कोण ए का मान देगा 75 का, टोटल इसमें से एक सरल रेखा 180 का बनाती है, तो 75 घटाएंगे कितना बचेगा 105। तो आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा, अर्थात 105 डिग्री इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। कितने डिग्री होगा इसका आंसर 105, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखें, ए बी सी एक वर्त पर 3 ऐसे बिंदु है कि ए बी, आपको 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, एक वर्त है, अब उसकी त्रिज्या के अकॉर्डिंग यहां से देगा, ये बोल रहा है बिंदु ए बी तथा ए सी जीवाओं द्वारा केंद्र ओ पर, एक केंद्र ओ है पर ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी पर बने कोण क्रमशः 70 और 80 डिग्री है, ए बी और ए सी पर बने कोण। अब देखो यहां से इस प्रकार से हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति, ठीक है। अब कह रहा है एक तो ए बी सी, तो ए है, ये बी है और सी, ये आपको दे रखा क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि केंद्र पर बने कोण क्रमशः 70 और 80 डिग्री है, कितने हैं केंद्र पर बने 70 और 80, ये वाला कोण तो है दोस्तों 70 डिग्री का और ये कोण है 80 डिग्री का। ए बी पर, ए बी तथा एसी जीवों द्वारा केंद्र ओ पर बने कोणों का मान, केंद्र का मान ये है, तो तदनुसार कोण कौन से का, बी ए सी की वैल्यू निकालनी, बी ए सी के अर्थात इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये देखो इसके अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है, बीएससी की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो बीएससी की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वो ध्यान रखें, ठीक है। बीएससी की वैल्यू क्या हम निकाल किस प्रकार सकते हैं वो ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों ये हो गया आपके पास। अब देखो इसका बहिष कोण से निकालें हम, तो ये कोण कितना हो गया, तो हो गया 150 डिग्री, 150 हो गया तो हमारे पास 360 में से घटा दीजिए, 150 डिग्री हम घटाते हैं तो हमारे पास होगा कितना होगा दोस्तों 0 1, ये 210 डिग्री का कोण आ गया। कितने डिग्री का कोण आ गया दोस्तों, 210 डिग्री का कोण आपके पास आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो कोण बीएसी की वैल्यू में निकालनी, बीएसी के, अब देखो बीएसी का कोण को इस प्रकार से होगा, किसी भी वर्त के कोणीय कोण आपका होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो किस प्रकार से आपको डिफाइन करना, उसको किस प्रकार से आपको दिखाना। तो देखो यहाँ पर आपको मैं आपको बता देता हूँ, एक नियम होता है कि केंद्र से सामने वाली भुजा के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बना होता है उसका आधा होता है, ये इसका क्या होता है, केंद्र से इसके वाली क्या होता है दोस्तों आधा होता है। तो कोण BAC की जो वैल्यू होगी वो आधी होगी, इसका आधा होता है, इसका मतलब इसका क्या होता है 210 का कितना होगा आधा।
अर्थात हमारा बनेगा 105 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा दोस्तों? 105 डिग्री बनेगा। जो कि ठीक है, ये कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखो केंद्र से इस तरह ऐसे समझोगे आप। ये इसका क्या होगा? इसका आधा। ये x है तो ये 2x होगा। अगर ये इसका 2x है तो क्या होगा? x होगा। तो यहां देखो ये कितना है? 2x है अर्थात 210 है। तो केंद्र की जो परिधि पर बना कोण क्या होता है? इसका आधा होता है। ये 2x है तो ये आधा होगा। तो ये 210 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा दोस्तों? 105 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 19। किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और रसोई 2.4 सेंटीमीटर लंबाई तो 1.6 मीटर चौड़ी है। तो किशोर को कितनी टाइल की जरूरत है? देखो अब देखो सबसे पहले तो प्रत्येक भुजा की लंबाई तो हमारे पास देखिए 10 और रसोई कितना 2.5 और 1.6 मीटर चौड़ी है लंबाई जो है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो टाइल्स की नाम है तो क्या होगा? आपके पास इसका संख्या निकाले हैं तो क्या होगा? जब भी संख्या निकालेगा तो बड़े का क्षेत्रफल बड़े छोटे का क्षेत्रफल। अब बड़ा क्या है दोस्तों? कमरा आपके पास रसोई है तो इसका 2.5 है। इसका तो यहां पर होगा 2.4 इंटू कितना होगा? क्षेत्रफल 1. और यहां पर देखो भुजा का मान कितना है? टाइल वर्गाकार है तो टाइल की प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों? वर्गाकार है तो 10 इंटू 10। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। तो देखो ये 240 के सेंटीमीटर में बदल लीजिए आप लोग, या तो इस प्रकार से कर लीजिए। अब इसके जो टाइलों की हमें संख्या निकालनी है तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 वोल्ट लगेगा। यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाए, या तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग। सबसे बेस्ट तरीका है कि मीटर में बदल लीजिए। आपको मीटर में बदलेंगे तो कहते मीटर में दे रखी आपको, ये भी मीटर में दे रखा। अब सेंटीमीटर में बदले तो क्या होगा? 270 40 सेंटीमीटर इंटू 160 हो जाएगा। बटे कितना होगा दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब 16 चौक कितना हो गया दोस्तों? 64 हो गया। 16 दो 32, 32 कितना होगा? 38। 32 अच्छे कितना होगा? 38। अर्थात टाइलों की जो संख्या होगी 384। अर्थात टाइलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 384। टाइलों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 384। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत, जब भी आपको किसी भी संख्या निकालनी है तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई समान होती है। वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी दोस्तों? समान होगी। ये ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20। एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रियक ऊंचाई क्या होगी? अब त्रियक ऊंचाई होती क्या है सबसे पहले तो? अब त्रियक ऊंचाई का आपको मतलब क्या होता है? ये आपका शंकु। अब इसकी देखो ये वाली तो होगी दोस्तों ऊंचाई, ए तो क्या होती है? इसकी एच होगी ऊंचाई। ये आपकी इसकी रिंद लंबाई वृत्त चौड़ाई। अब ये आपके एल अर्थात त्रियक ऊंचाई होती है। क्या होती है दोस्तों? ये त्रियक ऊंचाई, इसे बोलते हैं हम त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होगा आपके पास क्या होगा दोस्तों? इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रियक ऊंचाई को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो हमारे पास होगा क्या होगा? अंडर एच का स्क्वायर प्लस बी का लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर कितना था दोस्तों हमारे पास? एक शंकु की ऊंचाई लंबाई, त्रिज्या आपको दे रखी है, ऊंचाई तो कितनी है? 8 सेंट का स्क्वायर। और इसके कितने दोस्तों? 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। इसका कितना होगा? 6 36। टोटल कितना गया? 100। 100 का वर्गमूल हमारे पास आता है 10। 100 का वर्गमूल कितना आता है हमारे पास? 10। अर्थात जो इसका ऊंचाई का त्रियक ऊंचाई की जो लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर हमारे पास एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखिए।
16 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी और आपको दे रखा है चौड़ाई 14 मीटर ऊंचाई और कितना लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है और ऊंचाई कितनी 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का क्या निकालना है दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्र। अब देखो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र होता क्या है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू इंटू चौड़ाई बी, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 कोष्टक, लंबाई कितनी थी 16 इंटू चौड़ाई 14 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16। इनको जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, इसको गुणा करो 2, इसके कितना होगा आपके पास 224, 6 होगा 16 64, कितना होगा 22, 224 कितना होगा 170 93 प्लस 7 चंग 42 हो गया, 7 4 कितना होगा 11। तो सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना होगा 2 10 10 7 14 को 4 हासिल के 2 2 कितना हो गया आपके 9 1 10 11 11 12 13 को 3 हासिल के कितना हो गया 1 1 2 2 4 कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 868 मीटर वर्ग मीटर, 868 वर्ग मीटर होगा। कितना होगा दोस्तों 868, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22, एक पासे को फेंका जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, तो इस सिक्के के चित्र या आने के और पासे के एक बार 6 अंक आने का। तो देखो दोनों की प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता तो पासे का तो कितना है, देखो एक सिक्के का तो 1/2 होता है और इसका कितना 1/6 होता है, तो आंसर आएगा 1/12। कितना होगा दोस्तों 1/12 होगा। आंसर कितना बनेगा हमारा 1/12 होगा। कितना होगा दोस्तों 1/12, ये आपका आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं जिनका योग 2 हो। अब दो पासे एक कब होगा, 1 1 कंडीशन हो तब योग 2 होगा, जब कंडीशन 2 योग, योग कितना हो, योग कितना हो 2, ध्यान रखो 1 मिनट में लिख देता हूं ढंग से। योग 2 होने पर क्या कंडीशन हो, 1 1 होगा। योग 8 होने पर क्या क्या कंडीशन बनेगी, एक तो आपके पास बनेगा 1 2 और 4 बनेगा, 2 और 6 बनेगा, 1 तो बनेगा 4 4 बनेगा, 5 3 बनेगा और देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेंगे। जब योग 12 हो, क्या हो 12, तो क्या बनेगा, एक तो 6 6 बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों 6 6 बनेगा। तो टोटल इस पासे के अकॉर्डिंग हमें निकालनी थी कि टोटल स्थिति आपके पास क्या होगी। ठीक है, टोटल स्थिति हमारे पास क्या होगी इसके अकॉर्डिंग। अब देखो एक हो गया 2 3 1 5 3 1 3 5 में तो बनेगा, तो हमारे पास 1 2 6 का 1 6 2 1 6 2 भी बनेगा। तो यहां से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे 7, तो प्रायिकता में निकालनी, तो P ऑफ E इक्वल टू संभावित स्थिति 7, टोटल स्थिति कितनी होगी पासे को इस प्रकार से 36, तो 7 बटे कितने होगी दोस्तों 36, 7 बटे कितने होगी 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य के 9 अधिक है तो उसी बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा। तो उसी बहुलक और माध्यिका का क्या निकालना है, देखो माध्य तो क्या है दोस्तों x और बहुलक क्या है x प्लस 9, कितना अधिक है 9 अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों 9 अधिक है। तो मेरे पास जो बहुलक का फॉर्मूला होता है बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक,
माध्यक -2 माध्यक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक कितना है, x प्लस कितना है दोस्तों 9 बराबर 3 इंटू माध्यक हमें निकालना, -2 माध्य, माध्य कितना x, तो x प्लस कितना हो गया 9 बराबर 3 इंटू माध्यक -2x हो गया इसको, तो यहां पर आएगा 3x, इसको इधर भेजेंगे 3x प्लस 9 होगा इक्वल टू 3 इंटू माध्यक। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बचेगा, यहां पर 3 इंटू क्या बनेगा, माध्यक बनेगा, माध्यक कोई माध्यिका कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, तो x प्लस 3 बराबर क्या आ गया, माध्यक, माध्यक x प्लस 3 आ गया माध्यक। हमसे पूछा है क्या, बहुलक और माध्यिका, माध्यक और माध्यिका कहते हैं, तो बहुलक और बाहुलक का कितना है, बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालना है दोस्तों, का अंतर आपको, बहुलक कितना है हमारे पास, देखो बहुलक देखो x प्लस 9 माइनस, और माध्यिका कितना है x प्लस 3, इसका अंतर x प्लस 9 माइनस x माइनस 3, तो इससे तो कैंसिल होगा, इसमें 9 3 6, कितना आया दोस्तों 6, कितना अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी एग्जैक्ट आपके पास है राइट। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से वैल्यू माध्यक, माध्यक का कोई माध्यिका कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, इसमें वैल्यू अंतर निकालना है, कितना आ गया 6, कितना आ जाता है दोस्तों 6 आ जाता है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर दिए गए बार ग्राफ में सर एक 6 अलग अलग वर्ष 2012 से 2017 के दौरान 2 अलग अलग ब्रांडों एक्स और वाई के रेफ्रिजरेटरों में बिक्री हजारों में रिप्रेजेंट की गई, जो दर्शाया गया है 2012 से 2017 एफ है, ये एक तो ए और बी, देखो ए रेफ्रिजरेटर की बिक्री सभी वर्षों में एक्स की औसत बिक्री की कितनी होगी, सभी, देखो एक ही रेफ्रिजरेटर बिक्री के बारे में एक ही बात कर रहा है, तो आगे वाले की, तो यहाँ पर सभी रेफ्रिजरेटर में एक्स की औसत बिक्री निकले एक्स की, तो पहले वाला तो एक्स है, दूसरे वाला वही है, तो ये वाला एक्स वाला पार्ट है छोटे वाला, तो इसका औसत बिक्री हमें निकालनी, क्या निकालनी है, औसत राशियों का योग बटे क्या होगा दोस्तों, राशियों की संख्या कितनी है 28, जो ग्रीन वाला है वो 30 34 42 26 और 32, सभी को जोड़ के कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 192 हो गया बटे 6 6 18 6 2 12, अर्थात टोटल जो औसत आएगा वो कितना होगा दोस्तों 32, टोटल होगा एक्स के इसके सभी वर्षों की जो औसत बिक्री कितनी होगी 32 होगी, अर्थात सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 26, अब हमारे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आ जाते हैं 26 से। नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य है, नैदानिक परीक्षण के क्या है उद्देश्य क्या होंगे, ये ध्यान रखिए, विज्ञान विषय की अध्यापन प्रक्रिया के सुधार करना, वेरी गुड सही बात है, नैदानिक, पिछड़े बालकों की पहचान करना, इससे भी नैदानिक परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों को प्रकार निर्धारित करके सहायता कर देना, ये भी आते 70, ये भी 70, ये भी 70, तो इसका जो आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। देखो नैदानिक परीक्षण में क्या होता है, विज्ञान विषय के अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार होता है, कोई बच्चे की कमजोरी उसको धीरे धीरे सुधारा जाता है उसके गोले, पिछड़े बालकों की पहचान करना, इससे पिछड़े बालकों की क्या पहचान को उनको फिर दोबारा सिलेबस पूरा कवर कराकर पढ़ाई जाए, उन्हें सुधार, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना, इसकी सहायता भी लेनी पड़ती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपान का सही क्रम है, आगमन विधि के सोपान का सही क्रम आपको बताना। अब देखो आगमन विधि की बात कर रहे हैं, आगमन विधि वाला किसकी बात है, आगमन, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट है, फिर क्या है निरीक्षण है, सामान्यकरण है, उपरीक्षण, तो कौन सा आएगा दोस्तों विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट उदाहरण है, फिर निरीक्षण है, सामान्यकरण है, उपरीक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा, कौन सा होगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट क्या होगा राइट।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, गणित की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन का क्या चयन करना है। गणित एक अमूर्त प्रतियों के को मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वेरी गुड, सही बात है। ठीक है, अब देखो, गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों में समूह में प्रारंभ होती है, यह भी सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, यह भी सत्य बात है। जितना आप सीखो उतना ही, तो निश्चित जितना ज्ञान आप सीखते हो। गणित में व्यवस्थित तार्किक के महत्व प्रबलता पर अत्यंत जोर दिया गया, नहीं, यह गलत बात है। तो कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, गणित के प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से प्रारंभ होती है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन एग्जैक्ट है, राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है? निबंध प्रश्न प्रणाली का गुण नहीं है, गुण नहीं है। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है। भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, ये भी है। समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी है। परीक्षा प्रतिफल में विश्वसनीयता, विश्वसनीयता नहीं पाई जाती। निबंधात्मक प्रश्नों में विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है। हमसे नहीं पूछा, इसलिए राइट भी ये होगा। डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? इधर देखिए। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में कथन, निदानात्मक परीक्षण के कथन जो होगा उसकी सही चयन करना है। कौन सा कथन सत्य होगा या गलत होगा, इसमें से आपको छांटना है। देखो, इस परीक्षण के माध्यम से एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषता या कमियों को व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, इस प्रशिक्षण में अंक प्रदान किए जाते हैं। निदानात्मक अंक नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है, ये सही बात है। तो पहला और तीसरा, पहला भी और तीसरा, अर्थात आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट है, राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे ये रिट का जो सेकंड लेवल का मैथ्स से रिलेटेड जो पेपर है वो 5वें नंबर का पेपर मैंने आपको हल करवाया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जहां पर भी बच्चे बैठे हुए जो घर बैठे उसकी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट हो गए। तो आप लोग हमसे जुड़िए और नए नए बच्चों को भी हमसे सहयोग कीजिए, ताकि हम और भी ज्यादा से बेस्ट कंटेंट आपको दे सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।